स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पार्लियामेंट का के बारे में पढ़ रहे थे। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने देखे थे। साथ के साथ जो आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ चुके थे, राज्यसभा सभापति के बारे में हम पढ़ चुके थे, कैसे सदस्यों का अपॉइंटमेंट होता है, ये सब हम देख चुके थे। आज हम इसी पार्लियामेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नए हेडिंग की बात करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे। वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की विधायी प्रक्रिया। पार्लियामेंट को, जैसा कि आप लोगों को पता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन लेजिस्लेचर। ये संघ की क्या है, विधायिका है। और विधायिका का जो काम होता है वो क्या होता है, कानून बनाना, लॉ मेकिंग करना। तो जो कानून बनाते हैं, देखिए सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए जिससे कि सोसाइटी रेगुलेट हो सके, लोग रेगुलेट हो सके, देश चल सके। ठीक है ना। तो ये एक्ट बनाने का, ये जो कानून बनाने का काम है या ये रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम है, ये कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है। अब देखिए, इसी पार्लियामेंट के इसी काम को, यानी कि पार्लियामेंट का जो कानून बनाने का ये काम है, इसी काम को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट की विधायी प्रक्रिया। तो पार्लियामेंट की विधायी प्रक्रिया में पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं। तो कानून ऐसे ही तो बनते नहीं है। पार्लियामेंट के, ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच इज लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कोई कानून बने, फिर वो राज्यसभा के द्वारा, जैसे किसी भी, जैसे हम लोग अलग अलग बिलों की बात कर रहे हैं कि बिल आएंगे सबसे पहले किसी भी हाउस में, जैसे बिल आया, उसने पारित कर दिया, देन वो सेकंड हाउस के द्वारा पारित किया जाएगा, देन फिर उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलेगी, उसके बाद वो जाके कानून बनता है। तो ये सारी प्रोसीजर इतनी ईजी नहीं है, ठीक है ना, एक नियमों के तहत है ना। तो इन सभी को हमको, इसमें जो टॉपिक है हमारा आज का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई विधेयक जो है, किस तरह से कोई बिल जो है वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी संसद की विधायी प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर जो मेनली, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है संसद में, सबसे पहले संसद में कोई भी विधेयक पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है, बिल। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, विधेयक। ये बिल जो संसद में पेश किए जाते हैं, मंत्री पेश करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बिल। इसके अलावा जो अपोजिशन के जो एमपीज होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बिल। ठीक है ना। तो ये जो बिल मंत्रियों के द्वारा या प्राइवेट बिल जो पेश किए, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल जो पेश किए जाते हैं, वो जो विधेयक कहलाते हैं। इन विधेयकों का, क्योंकि ये नहीं है कि प्रत्येक बिल जो है वो अपने आप में कानून है, नहीं, बिल को काफी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। देन अब वो स्टेजेस क्या होती है, जैसे कि वो पहले फर्स्ट हाउस में जाएगा, फर्स्ट हाउस में उसके ऊपर रीडिंग्स होगी, जो हमें अभी हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग। देन उसके बाद वो क्या होगा, बिल कहाँ जाएगा, उसके बाद बिल जाएगा आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर होता है, सेम वाचन, यानी कि रीडिंग्स होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है ना। देन उसके बाद में वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है, और उसके बाद ही इट हैज बिकम्स एक्ट और लॉ। इसके बाद ही वो अधिनियम या कानून बनता है। तो किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उन्हीं स्टेजेस को क्या कहते हैं हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्या कहेंगे हम उनको भी, विधायी प्रक्रिया। ठीक है। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, मेनली जो संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, ऑर्डिनरी बिल, यानी कि साधारण विधेयक। सेकंड कैटेगरी है मनी बिल, यानी कि धन विधेयक। ठीक है। थर्ड है फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक। ठीक है। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। तो मुख्य रूप से 4 तरीके के जो विधेयक हैं ये संसद में पेश किए जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहला, यानी कि ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक। सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है कि जो साधारण विधेयक है, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल है, वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वेदर इट इज लोकसभा और इट इज राज्यसभा। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो,
दोनों में से किसी में भी वो पेश किया जा सकता है, प्रपोज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा में ही हो। देखिए ध्यान दीजिए कि विधेयकों के मामले में यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं दोनों ही ऑर्डिनरी बिल की, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा भी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ज्यादा प्रभावी हो गई इस मामले में या राज्यसभा ज्यादा प्रभावी हो गई, ठीक है ना, दोनों की ही बराबर इंपॉर्टेंस है ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल को कहाँ प्रपोज किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रपोज किया जा सकता है या राज्यसभा द्वारा भी प्रपोज किया जा सकता है। अब देखिए एक एक्सेप्शनल एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम मनी बिल या फाइनेंस बिल की बात करते हैं, ठीक है, कि धन विधेयक और वित्त विधेयक वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्या कि धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है वो केवल और केवल कहाँ पेश की जाएंगी, लोकसभा में। इनके बारे में और हम चर्चा करेंगे जब हम इन हेडिंग्स को पढ़ेंगे, धन विधेयक या वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है। तो आइए वापस बात करते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी बिल कहाँ पेश किए जा सकते हैं, दोनों में से किसी के पास भी। जैसे ही एक सदन से जैसे ही किसी भी, जैसे मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में पास हो गया, एक सदन में पास हो गया, तो कहाँ भेज दिया जाता है, सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में प्रपोज किया था, लोकसभा में पास हो गया, तो कहाँ भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में किया था, प्रपोज किया था, तो कहाँ भेज दिया जाएगा, लोकसभा में, ठीक है ना। देन फिर उसके बाद में इसको कहाँ भेजा जाता है, जैसे सेकेंड हाउस में भी पास हो गया ये, देन इसके बाद में ये भेजा जाता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। देन इट बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट, देन इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ, ठीक है, क्लियर। तो ये तो थी साधारण सी बात। अब देखिए, अब हम इसका प्रोसीजर डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हाउस के पास जैसे ही, फर्स्ट हाउस में जैसे ही बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर फर्स्ट हाउस जो है अब किन किन स्टेजेस से होकर गुजरेगा, तो पास थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट इज फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग मतलब प्रथम वाचन, ठीक है। जैसे ही बिल पहले हाउस में गया, पहले हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाउस है, दोनों में से किसी में भी चले जाए, चाहे वो लोकसभा भी हो सकती है या फिर राज्यसभा भी हो सकती है, क्लियर। तो जैसे ही बिल आपका फर्स्ट हाउस में आता है, वैसे ही बिल पर क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी बिल की। क्या होगा, बिल की फर्स्ट रीडिंग होगी, प्रथम वाचन होगा बिल पर। और फर्स्ट रीडिंग के तहत क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा इसके तहत, इसके तहत बिल को ओवरव्यू किया जाता है, यानी कि बिल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो मंत्री बिल को पेश कर रहे हैं वो बिल के बारे में उसकी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ बिल, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ बिल, यानी कि बिल जो है, विधेयक जो है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी फर्स्ट रीडिंग में के तहत। इसके बाद सेकंड स्टेज क्या है, क्या लिखा है मैंने, सेकंड रीडिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। उस बिल का क्या होगा, सेकंड रीडिंग होगी। इस सेकंड रीडिंग के तहत बिल पर क्या किया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, एक साधारण चर्चा होगी उस बिल के ऊपर। फिर उसके बाद उस बिल को प्रवर समिति यानी कि जो सिलेक्ट कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। उस सिलेक्ट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में उस बिल के जो क्लोजेज एंड सब क्लोजेज है, खंड और उपखंड जो है उस विधेयक के, उन पर चर्चा की जाएगी। देखिए क्या बताया मैंने कि सेकेंड रीडिंग के तहत क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। किसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, बिल पर, उस विधेयक पर डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन के बाद उसको सिलेक्ट कमेटी यानी कि प्रवर समिति को भेज दिया जाएगा। और जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाती है, देन उसकी रिपोर्ट के बाद उस बिल के खंड और उपखंडों पर चर्चा की जाएगी। क्लोजेस एंड सब क्लोजेस पर डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड रीडिंग के तहत क्या किया हमने कि बिल पर साधारण एक तो चर्चा की और उसके बाद उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। देन सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस बिल पर क्या हुआ, उस बिल के खंड और उपखंड पर चर्चा
विस्तार से चर्चा की गई। अब देखिए बिल उचित है तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेकंड स्टेज में, इसी सेकंड रीडिंग के दौरान बिल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ एडिशंस करने हैं, तो वो भी किए जाते हैं सेकंड रीडिंग में ही। इसी सेकंड रीडिंग में क्या किया जाता है, बिल में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। कोई भी संशोधन अगर बिल में करना हो, या फिर कोई भी एडिशन अगर बिल में करना हो, ठीक है ना, तो वो कहाँ किया जाता है, इसी दूसरे वाचन के दौरान किया जाता है। क्लियर हो गई। देन फिर उसके बाद आता है थर्ड रीडिंग का नंबर। इसके बाद क्या प्रक्रिया है, तृतीय वाचन। ठीक है, तो थर्ड रीडिंग में क्या किया जाएगा, अब बिल पर जोसा का जैसा बिल था, कोई चर्चा नहीं होगी। जितनी चर्चा होनी थी सेकंड स्टेज पर ही होगी, याद रखिए, सेकंड रीडिंग के दौरान ही होगी। जितना डिस्कशन होना है वो सेकंड रीडिंग के दौरान होगा। जो अमेंडमेंट्स और एडिशंस होने हैं वो सेकंड रीडिंग के दौरान होंगे। थर्ड रीडिंग के दौरान केवल और केवल बिल पर वोटिंग होगी और बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। केवल और केवल वोटिंग होगी, मत होंगे केवल और केवल, और उस वोटिंग के तहत बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो थर्ड रीडिंग में क्या हो गया कि यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। फाइनली इस थर्ड रीडिंग में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन बिल पर नहीं होगा, क्योंकि वो सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। देन इसके बाद स्टेज देखिए क्या लिखा है, बिल इन द सेकंड हाउस। जैसे ही वो बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लीजिए बिल को देखिए रिजेक्ट कर दिया गया तो बात वहीं खत्म हो गई, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन स्टेज आगे कब पड़ेगी, जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो बिल जो है वो सभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, फिर उसको सेकंड हाउस में भेजेगा। यही होगा। तो सेकंड हाउस में जब बिल चला जाएगा, बिल इन द सेकंड हाउस। अब बिल कहाँ आ गया है, एक्सेप्ट होने के बाद में, ध्यान रखिए, रिजेक्ट हो गया है तो बात खत्म, एक्सेप्ट हो गया है तो बिल कहाँ जाएगा, बिल इन द सेकंड हाउस। कौन भेजेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बिल इन द सेकंड हाउस। ठीक है, अब बिल सेकंड हाउस में चला गया। अब सेकंड हाउस में क्या होगा, सेकंड हाउस में भी ध्यान दिए सेम वही प्रोसेस होगा जो फर्स्ट हाउस में हुआ था। समझ में आई बात। सेकंड हाउस में क्या होगा, सेकंड हाउस में वही फर्स्ट रीडिंग होगी, मैं न्यूमरेट लिख देती हूँ इसको ना। सेकंड हाउस में भी क्या होगा, वही फर्स्ट रीडिंग होगी, वही सेम सेकंड रीडिंग होगी, और उसी तरह से थर्ड रीडिंग होगी। समझ में आई बात। वही सारी प्रक्रिया होगी जो पहले उसमें हुई थी, पहले सदन में हुई थी। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड रीडिंग यहाँ हो गई। फर्स्ट रीडिंग के दौरान वही वहां पर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सेकंड में वही डिस्कशंस, अमेंडमेंट्स, एडिशंस, चेंजेस जो होंगे वो किए जाएंगे, थर्ड में एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए सेकंड हाउस अगर इस बिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वही कि सेकंड हाउस क्या करेगा, फिर इस बिल को किसको भेज देगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद बिल पर सिग्नेचर हो जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, बिल जो है क्या बन जाएगा, इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ, वो एक कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर सेकेंड हाउस जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है तो बात यहीं पर इजीली स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। अगले स्टेज पे आ जाते हैं हम, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई बात। अब मुश्किल वहां आती है कि भाई सेकेंड हाउस के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, या एक्सेप्ट किया गया तो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, कि भाई सेकेंड हाउस से चाहता है कि थोड़ा इस बिल में चेंज होना चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, अमेंडमेंट्स के साथ में इस बिल को वापस फर्स्ट हाउस को भेज देगा। अब मैं इसको यहां से हटा रही हूं, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया। देखिए अब सेकेंड हाउस के पास बिल कहाँ था, अभी हमारे सेकेंड हाउस के पास। अब मान लीजिए सेकेंड हाउस ने ये कहा कि भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ चेंजेस प्रस्तावित करता है सेकेंड हाउस। तो इन अमेंडमेंट्स के साथ में वो इसको कहाँ भेजेगा, वापस फर्स्ट हाउस के पास भेज देगा। और अगर फर्स्ट हाउस द्वारा ये अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट हाउस इसे किसको भेज देगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, और फिर प्रेसिडेंट असेंट दे देगा, सिग्नेचर कर देगा, देन इट बिकम्स एन एक्ट। क्लियर हो गई बात। अमेंडमेंट स्वीकार कर लिए जाते हैं तो फर्स्ट हाउस इसको स्वीकार करके चेंजेस करके अमेंडमेंट्स के द्वारा, जो अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग वैसे प्रेसिडेंट को भेज देगा, और भेजने के बाद में वो इट बिकम्स एन एक्ट। अब देखिए
कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो सेकंड हाउस है जिसके पास भेजा गया था बिल को, वो बिल को रिजेक्ट कर देता है या फिर बिल को डिले कर देता है कि भाई वो क्या कर रहा है, या तो उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देता है कि भाई मैं आपके इस विधेयक से सहमत नहीं है, हमारा जो सदन है वो आपके इस विधेयक से सहमत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, या फिर वो उसको डिले कर देता है, अपने पास रखे ही रहता है उसको, कुछ ना तो उस पर हाँ करता है ना उस पर ना करता है, अपनी असेंट नहीं देता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजता, कोई कुछ नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है ना, तो ऐसे में रिजेक्ट कर देता है। तो दोनों ही हाउसेस में बोथ हाउसेस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, दोनों ही हाउसेस में कैसी स्थिति आ जाती है, गतिरोध की स्थिति आ जाती है, यानी कि डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है। देखिए, या तो जो सेकंड हाउस है जिसके पास बिल को भेजा गया है एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर ले, अगर वो नहीं करता है अपने संशोधनों के साथ उस बिल को दोबारा जो प्रथम सदन है उसमें भेज देता है और प्रथम सदन उसको या तो स्वीकार कर लेता है उन संशोधनों को, नहीं करता है तो भी डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर सेकेंड हाउस बिल को रिजेक्ट ही कर देता है पूरी तरह से या उसको डिले कर देता है, अपने पास ही रखे रहता है, कुछ नहीं करता उसके ऊपर, तो ये भी डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है कि क्या होगा इसके बाद। तो इस ऐसी डेडलॉक की कंडीशन में अब क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। क्या उपबंध है यहाँ पर, जब जैसे ही डेडलॉक की कंडीशन अराइज होगी वैसे ही अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा कि भाई दोनों सदनों की डेडलॉक क्या हुआ, गतिरोध क्या हुआ कि दोनों ही सदन जो है वो किसी एक बिल पर दोनों सदनों की सहमति नहीं बन रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशन ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो उस डेडलॉक की कंडीशन में, गतिरोध की स्थिति में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों ही सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बारे में प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 108 में। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने पढ़ा कहां, आर्टिकल 107 में। ज्वाइंट सेशन के बारे में प्रोविजन है आर्टिकल 108 में। क्लियर, ज्वाइंट सेशन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, फर्स्ट हाउस देन सेकंड हाउस, किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वेदर इट इज लोकसभा और इट इज राज्यसभा। देन इसके बाद में जैसे ही फर्स्ट हाउस द्वारा इसे पास कर दिया जाता है सॉरी, आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, बिल विल गोज टू द सेकेंड हाउस, है ना। बिल कहाँ जा रहा है आपका, सेकेंड हाउस में जा रहा है। अब सेकेंड हाउस में जा रहा है बिल आपका, देन उसके बाद सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बिल कहाँ चला जाएगा, बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला जाएगा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिले और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और जैसे ही कई बार दोनों सदन अगर उस बिल के ऊपर सहमत नहीं होते हैं तो वहां पर डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है, और डेडलॉक की कंडीशन अराइज होने पर ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 108। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। Thank you all of you.